चलिए, एक बात तो तय है कि अगर आपको क्लास 12th में बहुत सारा नंबर लाना है और 100 में 90, 85, 80 ऐसे अगर नंबर आपको लाना है, तो ऐसे में आपको क्लास 12th का जो पोएट्री सेक्शन है, वहाँ से कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठे। क्योंकि ग्रामर सेक्शन जो है, वहाँ से नंबर उठने का चांसेज़ उतना नहीं होता है, जितना चांसेज़ यहाँ से होता है। मैं सभी विद्यार्थी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ यही होता है कि वो चाहे तो पोएट्री सेक्शन से बहुत आसानी से नंबर उठा सकते हैं, लेकिन ग्रामर सेक्शन से उतना नंबर नहीं उठ सकता है। तो इसीलिए हम पोएट्री सेक्शन चला रहे हैं और इसका पूरा जो सेशन है, एक-एक चैप्टर को हम डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पोएट्री सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर प्राप्त हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक-एक वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए, जिसमें एक-एक चीज़ कुछ भी छुपाया नहीं गया है, एक-एक चीज़ टाला गया है और वो भी फ्री में। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ प्रचार कर लेंगे और उसके बाद किसी दूसरे ऐप पे आपसे हम पढ़वाएँगे कुछ पैसा लेकर के। यहाँ पे सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है, बस आप एक-एक चीज़ों को पढ़िए और वहाँ से ज़्यादा नंबर बटोरने का कोशिश कीजिए। एक वीडियो को आप 1 बार देखिए, 2 बार देखिए और ऐसे करके एक-एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अपने मन में बिठा लीजिए ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। और आज उसी सेशन में से हमारा जो चैप्टर है, वो हमने पिक किया है मेक अ बेटी द मिस्ट्री कैट। जी हाँ, ये जितनी भी कविताएँ हैं, उन कविताओं में से सबसे बड़ा कविता है। बहुत सारे लोग इसे भारी भी मानते हैं, लेकिन ये कविता एक्चुअल में भारी है नहीं। जब आप इसको सही ढंग से पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और यहाँ से आपका एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी एक बिल्ली का नाम है और इस बिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि ये मिस्ट्री कैट है, मतलब रहस्यमय बिल्ली है। मतलब मेकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है। इस चैप्टर का, इस अध्याय का नाम हुआ और इसके जो लेखक हैं टी.एस. एलियट साहब हैं, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे। यही है टी.एस. एलियट साहब। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, टी.एस. एलियट के बारे में। थोड़ा बहुत क्या, जो भी दिया गया ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टी.एस. एलियट का पूरा नाम अगर हम देखें तो टी फॉर थॉमस होता है, एस फॉर स्टेन्स होता है। तो थॉमस स्टेन्स एलियट इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1888 में 1888 में हुआ था। इनका मृत्यु 1965 1965 में हुआ था। वाज बोर्न इन सेंट लुइस। इनका जन्म सेंट लुइस में हुआ था, जो कि मसूरी में है। ये सेंट लुइस कहाँ है जी? मसूरी में है। और ये मसूरी कहाँ है जी? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। दैट मीन्स कि अमेरिका के मसूरी के सेंट लुइस में इनका जन्म हुआ था टी.एस. एलियट साहब का। बट लेकिन इवेंचुअली, अंततः या अंत में, सेटल्ड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में सेटल हो गए, मतलब इंग्लैंड में अपने आप को जो है कि स्थापित कर लिया। क्लासिस्ट लिटरेचर, ये लिटरेचर में क्लासिस्ट थे, मतलब ये कि लिटरेचर में बहुत जमे हुए खिलाड़ी थे ये। पुराने से पुराने चीज़ों को खंगाल लेते थे और उसको पढ़ते थे और उसे उसमें कुछ फेर-बदल करते थे। उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उसमें जो है कि ये शोध किया करते थे। एंड एंग्लो कैथोलिक रिलीजन, और ये रिलीजन से एंग्लो कैथोलिक थे। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो पढ़ा होगा, तो उसमें एक राइटर थे जॉन डॉन साहब और वो कैथोलिक जाति से थे। लेकिन यहाँ पे जो ये कैथोलिक है, ये दूसरा कैथोलिक है। वो जॉन डॉन साहब दूसरे कैथोलिक थे और ये एंग्लो कैथोलिक है। अगर आप लोग जानते हैं कि जॉन डॉन साहब किस कैथोलिक से थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम जान सकें कि कितने ऐसे इसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो को पढ़े हैं। तो मेरा सवाल है कि जॉन डॉन कौन से कैथोलिक जाति से थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, ये एंग्लो कैथोलिक थे रिलिजन से, धर्म से। एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में क्या थे ये? तो रॉयलिस्ट थे, मतलब ये एक राजनेता भी थे। ये एंग्लो कैथोलिक जाति से थे और पॉलिटिक्स में, मतलब राजनीति में, ये रॉयलिस्ट थे, मतलब राजशाही आदमी थे। मतलब राजनेताओं के साथ इनका उठना-बैठना बहुत अच्छा से था। तो रोज़ टू बिकम, राइज़ मीन्स होता है उभरना, लेकिन रोज़ मीन्स क्या होगा जी? उभरा। ये उभरे टू बिकम, बन करके, क्या बन करके? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी।
ये 20वीं सदी के सबसे बड़े पोएट में से एक बन कर के उभरे। ही वाज़ आल्सो पार्टिसिपेटेड ही वाज़ आल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामाटिस्ट। ये क्या थे जी? तो इनको डिस्टिंग्विश किया गया एक क्रिटिक्स के रूप में एंड ड्रामाटिस्ट के रूप में। ये क्रिटिक्स भी थे, आलोचक भी थे एंड ड्रामाटिस्ट मतलब ड्रामा भी लिखा करते थे, नाटक भी लिखते थे। ही वाज़ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। अवॉर्डेड मतलब होता है सम्मान दिया गया। ही वाज़ अवॉर्डेड इनको सम्मान दिया गया था, द नोबेल प्राइज़ कौन-सा सम्मान दिया गया था? तो नोबेल प्राइज़ का सम्मान दिया गया था, नोबेल प्राइज़ इनको नवाजा गया था फॉर लिटरेचर इन 1948 लिटरेचर के क्षेत्र में 1948 में। अब आगे फुल स्टॉप। हिज़ बेस्ट नोन पोएम आर इनके बेस्ट कविताएँ जो जाने जाते हैं, उसका लिस्ट अगर देखें तो उसमें आता है द वेस्टलैंड, एस्पेंस्ट एंड फोर क्वार्टेट्स इनके कुछ महत्वपूर्ण कविताओं में से है द वेस्टलैंड, एस वेंसडे एंड फोर क्वार्टेट्स। एज अ पोएट एक कवि होने के नाते एंड स्पोक्समैन और एक स्पोक्समैन होने के नाते स्पोक्समैन मतलब होता है वक्ता बोलने वाला फॉर हिज एज he truly represents the intellectual social and philosophical mood of the 20th century। एक लेखक एक वक्ता होने के नाते ये रिप्रेजेंट किए, अपने आप को प्रस्तुत किए। कैसे? इंटेलेक्चुअल व्यक्तिगत रूप से, सोशल सामाजिक तौर पे, फिलॉसफिकल दार्शनिक मूड में एंड 20th सेंचुरी ये 20th सेंचुरी में ये 20th सेंचुरी के मूड को भी दिखाएँ। मतलब ये दर्शन पे भी लिखे, व्यक्तिगत सोच पे भी लिखे, समाज पे भी लिखे और 20th सेंचुरी का जो मूड था, इन चीज़ों पर भी लिखे। ये ऐसे लेखक में से एक थे। आगे द प्रेजेंट पोयम मतलब अभी जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेका बिटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। द प्रेजेंट पोयम मेका बिटी द मिस्ट्री कैट अभी जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेका बिटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम ये कहाँ से लिया गया है? हिज कलेक्शन इनका एक कलेक्शन है वहां से लिया गया है कॉल्ड ओल्ड पर्सन बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट जिसे ओल्ड पर्सन बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट के नाम से भी जाना जाता है। which was made into a very successful music on stage which was made जिसे बनाया गया था into a very successful बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से क्या बनाया गया था म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रू लॉयड जिसे गाया गया था जिसे बनाया गया था स्टेज पे जैसे गाया गया था एक ग्रेट कंपोजर सर एंड्रू लॉयड के द्वारा म्यूजिक के साथ में गाया गया था और बहुत ही सुंदर तरीके से सक्सेसफुल तरीके से गाया गया था। मतलब ये मेक अप विद द मिस्ट्री कैट जो है, ये सक्सेसफुल तरीके से गाया गया था, कंपोज़ किया गया था स्टेज पर और बहुत ढंग से किया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा-सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट। चलिए देखिए। लॉयड वेवर, एंड्रयू लॉयड वेवर के द्वारा ये स्टेज पे गाया गया था, कंपोज़ किया गया था म्यूज़िक के साथ। इट इज़ अ लाइट पोएम। लाइट मतलब क्या होता है? हल्का। इट इज़ अ लाइट पोएम। ये एक हल्का कविता है। लाइट मतलब चमकीला नहीं, हल्का कविता है। इन द मॉक हीरोइक वेन। कैसा हल्का कविता है जी? तो हल्का कविता है लेकिन मॉक हीरोइक वेन में है इसका मतलब ये हुआ ऐसा लगता है कि मॉक किया गया है, किसी को चिढ़ाया गया है, उसी तरीक़ा से इसको लिखा गया है। मतलब इस कविता में बिल्ली का तो बात किया गया जिसका नाम मेकाबिटी है, लेकिन शायद इस बिल्ली का नाम लेकर के किसी को चिढ़ाने का काम किया गया है, किसी आदमी को कुछ संदेशा दिया गया है। और चूँकि आपको पहले भी हम बता दिए थे कि ये पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिटिशियन के साथ इनका उठना-बैठना है, तो ऐसे में शायद ये किसी को चिढ़ाए भी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोएम, विद द हेल्प ऑफ पोएम कविता की मदद से। ऐसा होता है, क्योंकि कविता में ऐसे बहुत से जैसे कि रूप होते हैं, सटायर होते हैं, आयरनी होते हैं, जिसमें बोला कुछ और जाता है, उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है, जिसको तंज कसना कहते हैं। तो ये मॉक हीरोइक वेन में जो है कि किसी को चिढ़ाया भी गया है। इट डज़ नॉट नीड एनी सोलेम इस कविता को किसी भी चीज़ का नीड नहीं है, किसी सोलेम का नीड नहीं है, किसी चीज़ का ज़रूरी नहीं है और डिटेल एनालिसिस या फिर इस कविता को किसी डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है कि इसको खूब बढ़िया से आप समझाइए, नहीं। बस पढ़िए समझ में आ जाएगा, डिटेल एनालिसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
इट्स चार्म्स कम्स इसका जो खूबसूरती है वो आता है फ्रॉम इट्स नीट राइम वो कहाँ से आता है जी? इसके साफ-सुथरे राइम से आता है, एकदम साफ-सुथरा राइम है। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना? लय के साथ है ये। एंड गैलोपिंग रिदम और रिदम है भी तो एक गैलोपिंग के साथ है, बहुत सुंदरता से जैसे कि इसके रिदम को बनाया गया है, लय को बनाया गया है, एज़ वेल एज़ द कॉमिक इफेक्ट ऑफ द मॉन्स्टर और साथ ही साथ इसमें कॉमिक हीरो इफेक्ट भी डाला गया है, हँसी-मज़ाक भी डाला गया है ऑफ द मॉन्स्टर जो कि एक राक्षस है, राष्ट्र राक्षस क्रिमिनल है, जो हू इज़ इन फैक्ट अ कैट जो वास्तव में क्या है? एक बिल्ली है। तो यही है हमारा मेकअप ब्यूटी द मिस्ट्री कैट के जो राइटर है टी.एस. एलियट साहब, उनका पूरा का पूरा परिचय। जब हम इस परिचय को जान लिए, इनके इंट्रो को जान लिए, तो उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मेकअप ब्यूटी द मिस्ट्री कैट और ये पोएट्री सेक्शन का सबसे लंबा कविता में से एक है जिसको सही से शायद कोई नहीं पढ़ा पाता है। हम देखे हैं यूट्यूब पे। है ना? तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप विद द मिस्टेक कैट अच्छा से कंप्लीट हो, तो पार्ट 2 का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। इसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है टीएस सिलेक्ट के बारे में। अब पार्ट 2 को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कुछ स्टैन्ज़ा को कंप्लीट करेंगे और ये थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा कविता है, तो ऐसे में इसको सेक्शन बाय सेक्शन हम वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।